नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में पड़ी फूट की, चुनाव को लेकर ईसी के सख्त निर्देश की, देखेंगे पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर क्यों मचा घमासान, गुजरात बीजेपी में क्यों नहीं थम रहा टकराव, जानेंगे शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई क्या सुनवाई, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात से बीजेपी की बढ़ती बेचैनी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसआईआर की फाइनल लिस्ट में कांग्रेस ने फर्जीवाड़ी का किया खुलासा, कहा नई वोटर लिस्ट में 14,35,000 हैं फर्जी वोटर, फिर निशाने पर आए ईसी बीजेपी। बेंगलुरु में मतदाता सूची में हेराफेरी का मामला आया सामने, सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। बसपा प्रमुख मायावती लखनऊ में जनसभा को करेंगी संबोधित, पंचायत चुनाव से पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश। शेयर बाजार में गिरावट, 153 अंकों की गिरावट के साथ 81,773 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 62 अंकों की गिरावट के साथ 25,046 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद एनडीए में फूट पड़ गई है। पूरा का पूरा एनडीए ही बिखरता दिखाई दे रहा है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था कि 8 अक्टूबर को पटना में एनडीए की बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अब हालात ये दिख रहे हैं कि बीजेपी ही अलग थलग पड़ गई है। तो कैसे बिहार में बीजेपी की बढ़ गई मुसीबत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चिराग पासवान नाराज हैं, इशारों ही इशारों में एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं। जीतनराम मांझी तो खुलकर धमकी दे रहे हैं, महाभारत की याद दिला रहे हैं। नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। इसी के चलते एनडीए में सीट बंटवारा मुश्किल हो गया है। चिराग को मनाने के लिए बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान उनके घर पहुंचे थे। 45 मिनट तक चर्चा भी हुई, लेकिन चिराग अपनी डिमांड पर अड़े रहे। वो 45 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं और अब खबर यहां तक आ रही है कि उन्होंने बीजेपी हाईकमान से साफ कह दिया है कि आगे की बात वो शाह या नड्डा से करेंगे, प्रधान से कोई बात नहीं करेंगे। एलजेपीआर की तरफ से तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि जरूरत पड़ती है तो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ गठबंधन कर सकती है। तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी ने भी कह दिया है कि उन्हें 15 सीटें चाहिए। एक्स पर पोस्ट करते हुए मांझी ने महाभारत का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। मांझी ने 15 सीटों की डिमांड करते हुए बीजेपी को चेतावनी भी दे दी है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी अपने दल आरएलएम के लिए 15 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, जबकि जेडीयू का कहना साफ है कि जितनी सीट बीजेपी लड़ेगी उससे कम से कम एक सीट ज्यादा जेडीयू को चाहिए। अब बीजेपी के लिए अपने सभी सहयोगियों को मनाना मुश्किल होता दिख रहा है। खास तौर पर चिराग और मांझी ने तो जिस तरह के तेवर अपना लिए हैं, उसने मोदी सरकार की भी नींद उड़ा दी है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए टूटता दिखाई दे रहा है, तो चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने साफ कह दिया है कि बिहार के अंदर अब कोई भी मंत्री सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल न करे। बिहार सरकार की वेबसाइटों पर भी उसकी तस्वीरें नहीं होंगी। केंद्र को भी चुनाव आयोग ने बेहद सख्त हिदायत दी है। तो क्या है चुनाव आयोग के निर्देश, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में 6 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब चुनाव आयोग की तरफ से इसे लेकर बेहद सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि कोई दल प्रचार के लिए सरकारी आवास और सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और न ही सरकारी खर्चे से विज्ञापन जारी कर पाएगा। किसी भी नागरिक के आवास के बाहर न तो प्रदर्शन करेगा, न धरना देगा। बिना मकान मालिक की अनुमति के उसके ऊपर ना पेंट करेगा, ना पोस्टर या झंडे लगाएगा। केंद्र या राज्य किसी का भी मंत्री हो, वो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले भी चुनाव आयोग की अनुमति से ही हो पाएंगे। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि वो बिहार के बारे में कोई नीतिगत फैसला नहीं करेगी। चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी सियासी दलों को बराबरी का मौका दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है, क्या हकीकत में वैसा होगा? क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं की वोट अपने पाले में करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे और अब 17 अक्टूबर को फिर 19 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजने की तैयारी कर ली गई है। जेडीयू का कहना है कि योजना पहले से ही चल रही है, लेकिन ये योजना चुनाव के ऐलान से 10 दिन पहले ही लाई गई थी। ऐसे में सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं कि डायरेक्ट कैश देकर वोटरों को प्रभावित करने की इस योजना पर क्या वो ब्रेक लगा पाएगा। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल उसके पश्चिम बंगाल में उठाए जा रहे कदमों को लेकर भी उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंची। टीम 2 दिनों तक डेरा डालकर एसआईआर की तैयारी पर जायजा लेगी। तो क्या है पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तैयारी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट।
बिहार में एसआईआर के बाद अब चुनाव आयोग बंगाल में एसआईआर की कवायद तेज करने में लगा है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती अपनी 4 सदस्यीय टीम के साथ तैयारियों का जायजा लेने बंगाल पहुंच गए। आयोग की टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है और 9 अक्टूबर को तो ईस्ट मेदिनीपुर और नॉर्थ 24 परगना जैसे जिलों में ग्राउंड मीटिंग भी करने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी तब पहला विरोध बंगाल से किया गया था। सीएम ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को सीधे सीधे एनआरसी करार दिया था। उनका दावा था कि एसआईआर का असली निशाना पश्चिम बंगाल है। बीजेपी चाहती है कि बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बताकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जाएं और वोट काटा जाए। अब यहाँ ममता बनर्जी की बात सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन एसआईआर की इतनी तेज कवायद सिर्फ बंगाल में ही दिख रही है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बंगाल में इतना एक्टिव होना सवाल तो खड़े करता है। वैसे भी बिहार एसआईआर का मुद्दा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग बंगाल और पूरे देश में एसआईआर करवाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग को पहले ही कोर्ट से चेतावनी मिल चुकी है कि अगर इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाएगी। अब इस चेतावनी के बीच चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को बंगाल में किस तरह अंजाम देता है, ये देखना होगा। एसआईआर की प्रक्रिया पहले से ही सवालों में है। चुनाव आयोग तो इसे लेकर पहले से ही सवालों में घिरा हुआ है। चुनाव आयोग को बचाने के चलते बीजेपी भी मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी पर विपक्ष बेहद हमलावर है तो पार्टी के अंदर भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी पार्टी के अंदर टूट सामने आ रही है, जहां बीजेपी सांसद और विधायक में टकराव की खबर सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भरूच से लोकसभा सांसद मनसुख वसावा और नांदोड़ से बीजेपी विधायक दर्शना देशमुख के बीच की खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल सांसद वसावा ने विधायक दर्शना देशमुख पर आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चैतर वसावा का समर्थन करने और उन्हें पार्टी में लाने की कोशिश का आरोप लगाया। इस पूरे विवाद से गुजरात बीजेपी में अब दरार आती दिख रही है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब आप नेता चैतर वसावा ने नर्मदा जिले के जुनाराज गांव में 14 किलोमीटर लंबी सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग को लेकर पदयात्रा की। मनसुख वसावा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चैतर पर नाटक करने का आरोप लगाया और साथ ही पार्टी विधायक दर्शना देशमुख को इस मुद्दे में घसीट लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसुख वसावा ने दर्शना देशमुख पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि दर्शना बेन चैतर को बचाने की कोशिश कर रही हैं और उनका समर्थन जारी रखे हुए है। वो उन्हें बीजेपी में शामिल कराना चाहती हैं, जिससे पार्टी को ही नुकसान होगा। वो लोगों को बता रही हैं कि मनसुख वसावा ने चैतर को फंसाया है और उन्हें जेल भेजा है। हालांकि दर्शना देशमुख ने मनसुख वसावा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। बाद में 7 अक्टूबर को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ आप नेता चैतर वसावा ने भी एक वीडियो जारी कर मनसुख वसावा के आरोपों को निराधार बताया है। अब ये मुद्दा यहीं थम जाता है या फिर और तूल पकड़ता है, ये देखना होगा। गुजरात में बीजेपी सांसद और विधायक के बीच की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। तो खींचतान असली और नकली शिवसेना को लेकर भी है। पार्टी के नाम और तीर धनुष के चुनाव चिन्ह को लेकर लंबे समय से लड़ाई छिड़ी हुई है। शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों असली शिवसेना पर दावा करते हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसलिए चुनाव से पहले पार्टी के नाम और निशान पर फैसला होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस विवाद को कई महीने बीत चुके हैं और अनिश्चितता बनी हुई है। ये याचिका उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसमें पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और पार्टी का मूल चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट को आवंटित कर दिया गया था। उद्धव गुट का दावा है कि चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाकर गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही शिंदे गुट को नोटिस जारी कर दिया है। अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 12 नवंबर की सुनवाई तय की है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो 13 नवंबर को भी सुनवाई जारी रह सकती है। अब इन सब के बीच पूरे देश की निगाहें 12 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। असली और नकली शिवसेना का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंके जाने का मामला भी थमता नहीं दिख रहा। इस मुद्दे पर बेशक सीजेआई ने आरोपी वकील पर कार्रवाई करने से मना कर दिया हो, लेकिन इस घटना की निंदा हर तरफ हो रही है। इस बीच सीजेआई की मां और बहन कीर्ति का बयान आया है। साथ ही खरगे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंका गया। इस घटना की पीएम मोदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक सभी ने जमकर आलोचना की। वहीं अब इस मुद्दे पर सीजेआई की मां कमलताई और बहन कीर्ति गवई का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस हमले की आलोचना करते हुए इसे संविधान पर हमला करार दिया। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। इतना ही नहीं, सीजेआई गवई की बहन कीर्ति गवई और उनकी मां कमलताई गवई का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए, वरना भविष्य में आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। सीजेआई गवई की मां कमल गवई ने कहा, लोगों को संविधान पर ध्यान देना चाहिए और इसके पीछे के मुख्य सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। भारतीय संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कुछ लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। मैं सभी से अपील करूंगी कि संविधान के दायरे में रहकर अपने सवाल पूछें। वहीं अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया है। खड़गे ने कहा, लोग अभी भी मनुस्मृति और सनातन धर्म के नाम से ये जो लोगों का बुनियादी हकूक हरण हो रहे हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे लोगों को जरूर शिक्षा होना चाहिए। सीजेआई पर हमले के मामले में अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात आजम खान और अखिलेश की मुलाकात से बीजेपी की बढ़ती बेचैनी की। 23 सितंबर को जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर अटकलें थी और अब आखिरकार दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात से अब राज्य की सियासत गर्मा गई है। तो कैसी रही ये मुलाकात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जेल से रिहाई के बाद आजम खान की सपा प्रमुख अखिलेश यादव से पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। आजम खान से मिलने अखिलेश यादव लखनऊ से निजी विमान से बरेली पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर से सीधे आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी गए। आजम खान ने खुद अखिलेश को रिसीव किया और दोनों नेता एक ही कार में उनके आवास के लिए रवाना हुए। इस मुलाकात की सबसे अहम बात ये थी कि जिस कमरे में बातचीत हुई वहां बस अखिलेश और आजम खान ही मौजूद थे। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस दौरान कमरे से बाहर रहे। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर इस मुलाकात की फोटो पोस्ट की और लिखा कि क्या कहे भला उस मुलाकात की दास्तां जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। मुलाकात के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात कर आजम खान को पार्टी का दरख्त बताया है। उन्होंने कहा, आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब आजम खान ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से ही मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजम खान 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और तब से ही अखिलेश यादव और उनकी मुलाकात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। और अब इस मुलाकात के बाद राज्य की सियासत में तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।